वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और बे औलादी के हवाले से, इनफर्टिलिटी के हवाले से आज का हमारा ये सेशन है। आप इस पे सवाल भी कर सकते हैं क्योंकि डॉक्टर साहिबान यहाँ पर सोल्यूशन के साथ मौजूद हैं। ज़ाहिर है साइंस ने तरक्की की है और बहुत सारे ऐसे सोल्यूशंस आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, लेकिन हम कभी कम इल्मी की वजह से, कभी मुख्तलिफ इब्हाम की वजह से उन ऑप्शंस को ट्राई नहीं करते या उनकी तरफ जाना नहीं चाहते। तो हमने सोचा कि आपको एक प्लेटफॉर्म देते हैं और आज ये फ्री ओपीडी भी करते हैं और साथ साथ में आपको ये इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। सो हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं डॉक्टर सैयद सज्जाद हुसैन साहब, जो कि इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट हैं और सीईओ हैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट इनफर्टिलिटी मेडिकल सेंटर के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और हमारे साथ हमारी गायनोकोलॉजिस्ट मौजूद हैं डॉक्टर रुबीना ताहिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। डॉक्टर रुबीना कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। तो आप इन दोनों से सवालात कर सकते हैं। कोई सवाल इनफर्टिलिटी के हवाले से, बे औलादी के हवाले से, कोई चेकअप्स आपने करवाए, कोई सेकंड ओपिनियन आप लेना चाहते हैं, कोई गलत फहमी या कोई कंसेप्शन किसी भी किस्म का आपके जहन में, आज आप उस पर बात कर सकते हैं। डॉक्टर सज्जाद, आपसे शुरुआत करते हैं। और ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैंने ये डिफ़ाइन ही किया है, और जाहिर है जब नॉर्मल तरीक़ाकार से इलाज मुमकिन नहीं हो पाता और लोग बार बार फेलियर्स उनके होते हैं कंसेप्शन में, तो मुख्तलिफ सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं। ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट क्या है? देखें, ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट मेडिकल सेंटर का जो कॉन्सेप्ट है, बुनियादी तौर पर इनको कहते हैं डेडिकेटेड सेंटर्स। डेडिकेटेड सेंटर वो होते हैं जो कोई और इलाज नहीं करते, किसी और बीमारी का इलाज नहीं करते। उनके पास वैसे तो फैसिलिटी होती है लेकिन वो ऑफ़र ही नहीं करते। उसके रीज़न है कि ये एक कम्प्रीहेंसिव सिस्टम होता है जो वो डेवलप करते हैं, जिसके अंदर अलिफ से लेके ये तक तमाम बीमारी जो इनफर्टिलिटी से रिलेटेड है, मेल में हो या फीमेल में हो, उसकी पूरी टीम डायग्नोस्टिक और थ्योरापेटिक, मतलब है कि डायग्नोस करने के लिए और उसका इलाज करने के लिए वहाँ मौजूद होती है। और उसकी तमाम मशीनरी इक्विपमेंट अंडर वन रूफ। एक तो पेशेंट की प्राइवेसी उसके अंदर प्रोटेक्टेड होती है। ये पेशेंट जो इतने भी आते हैं उनको ये महसूस नहीं होता कि हमको कोई हमारी प्राइवेसी कंप्रोमाइज़ हो रही है। वो ऐसी जगह बैठे होते हैं कि जहाँ उन्हें पता है कि सही। डॉक्टर साहब, ये लेकिन ये कॉन्सेप्ट है क्या? मतलब इसमें क्या तरीका इलाज है और कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं? जी, मैं इसको ब्रीफली आपको ये बताता हूँ कि बेसिकली ये टेक्नोलॉजी का जो एवोल्यूशन हुआ, ये 1978 में हुआ विद द बर्थ ऑफ लुइस ब्राउन। ओके। अच्छा, इतना तो पता था साइंस वालों को कि एक औरत जो है वो बेजा या अंडा प्रोड्यूस करती है, मर्द के पास स्पर्म होता है। तो ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के नाम से इस टेक्नोलॉजी का आगाज़ हुआ था। इन विट्रो इटालियन वर्ड है जिसका मतलब है जिस्म के बाहर, और फर्टिलाइजेशन का मतलब है मिलाप। तो जिस्म के बाहर बेजा अंडे का और स्पर्म का मिलाप और एम्ब्रियो का बनना। अच्छा, अब ये जो पैदाइश होती है बच्चे की, तो वो तो जाहिर है माँ के बतन में होती है और वही सबसे महफूज जगह होती है। तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ से इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का डेवलप हुआ, तो उसके अंदर फिर टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती गई। इसमें वो लोग एलिजिबल होते हैं। जर्नली कुदरत ने जो सिस्टम रखा है कि 85% to 90% पीपल खुद ही कंसीव करते हैं शादी के बाद, और उसके अंदर कोई उनको ऐसी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन पॉपुलेशन का 15% के करीब जो ऐसे कपल्स होते हैं जो शादी के बाद कंसीव नहीं कर पाते, और वो 1 साल गुजरने के बाद, 2 साल गुजरने के, जाहिर है घर के अंदर जब शादी होती है तो बच्चा एक अहमियत रखता है और ज़रूरत भी होती है। बाज़ लोग प्लान करते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द फैमिलीज दे एक्सपेक्ट कि जी बच्चा हो जाए और फैमिली आगे मूव करे। एक तो बॉन्डेज भी होता है ये बिटवीन द फीमेल एंड द मेल, एक जिसको कहना चाहिए कि शादी की सोशली सर्टिफिकेशन हो गई एक तरह। वैसे भी मतलब आफ्टर सम टाइम ऑब्वियसली आपको औलाद की एक ज़रूरत सी, या आप कह लीजिए कि वो एक महसूस होता है। ख्वाहिश तो होती है मैरिड कपल्स की, एक साल तक वो ख्वाहिश डेवलप ना भी हो लेकिन लेटर ऑन होती है। डॉक्टर साहिबा, जब किसी की शादी होती है हमारे यहाँ एक्सपेक्टेंसी तो फ़ौरन ही शुरू हो जाती है कि जी अब इसकी औलाद होनी चाहिए।
अगर कोई किसी को टाइम लग जाता है, कितना टाइम इज़ नॉर्मल जिसमें कोई ऐसा मसला नहीं है? एज पे भी डिपेंड करता है। अगर किसी की लेट एज में शादी हुई है, लेट्स से 30s के बाद हुई है, 35 के अराउंड, उसमें बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए। आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स अगर नहीं हो रहा है तो उन्हें कंसल्ट कर लेना चाहिए। लेकिन अगर कोई यंग कपल है, 20s में एज है, तो 1 साल तक तो दे शुड ट्राई। और 1 साल एक नॉर्मल टाइम होता है कि जिसमें कंसीव करते हैं। तो 1 साल तक ट्राई करें। 1 साल तक नहीं हो, देन आकर के अपने टेस्ट करा लें, जो बेसिक टेस्ट होते हैं कि जी कहीं कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाता है तो उसको ट्रीट करवा लें, प्रॉब्लम नहीं है तो फिर मज़ीद ट्राई करें। तो डॉक्टर साहब, अब इस नोशन में थोड़ी सी कमी आई है, जो हस्बैंड्स कहते हैं कि नहीं हमारा तो कोई ऐसा इशू नहीं है, हमने नहीं करवाना, या वैसे ही है? है, अच्छा खासा है। बहुत सारे लोग बिल्कुल टोटली इग्नोरेंट होते हैं। वो माएँ आती हैं, कहती हैं नहीं जी हमारे तो बेटे में तो कोई मसला नहीं है। इसका मतलब टेस्ट भी नहीं कराया होता। 10-10 साल शादी को गुजर गए, बच्चा नहीं है, टेस्ट नहीं कराया हुआ है कि नहीं जी हमें तो प्रॉब्लम नहीं। 2-2 3-3 शादियां करके आ जाते हैं कि हमें तो कोई मसला नहीं है, प्रॉब्लम तो दूसरे में है। तो है, ये बहुत है। लेकिन अब समझने लगे, बहुत सारे करा लेते हैं, बहुत लोग करा के भी आ रहे होते हैं। अच्छा, यंग कपल्स में क्या ये है, जैसे अगर 20s में एज है और वैसे जब आपने देखा तो कोई इशू नहीं है, यूजुअली हमने सुना है ना, लोग कहते हैं कि हम तो डॉक्टर के पास गए थे, उन्होंने कहा कोई इशू नहीं है, बस आप दुआ करें। तो क्या उसके बाद वेट करना चाहिए या उसके बाद किसी और सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए? अगर ये जिस डॉक्टर के पास गए वो इनफर्टिलिटी को ट्रीट कर रहे हैं, स्पेसिफिक इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, देन इट्स फाइन। बहुत दफ़ा मेरे पास पेशेंट्स आके कहते हैं कि नहीं जी कोई इशू नहीं है, डॉक्टर ने कहा सब कुछ ठीक है। और उस सब कुछ ठीक में ना उनकी ट्यूब्स टेस्ट हुई हुई होती है, ना हस्बैंड का टेस्ट हुआ हुआ होता है, बस वाइफ का एक अल्ट्रासाउंड हुआ हुआ होता है, जिसके बाद उसे कह दिया जाता है सब कुछ ठीक है। मैनी टाइम मुझे लगता है कि लोग वो सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। ठीक है ना, अगर आपको सामने वाला बता भी रहा है कि कहीं प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ ये चीज़ ठीक है, तो कहते नहीं जी मुझ में तो कोई ख़राबी नहीं है, बस बाकी तो सब कुछ ठीक है ना। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। आमतौर पे जब वो कह रहे होते हैं ना सब कुछ ठीक है, और मैं उनसे टेस्ट मांगती हूँ कि मुझे दिखाओ कि कौन से टेस्ट हैं जो सही हुए हुए, तो वो रूटीन नज़ला खांसी बुखार वाले टेस्ट होते हैं, उनमें इनफर्टिलिटी के स्पेसिफिक टेस्ट जो हमें चाहिए वो नहीं हुए हुए होते हैं। क्योंकि शायद वो जनरल फिजिशियंस के पास भी जाते हैं और जो आपके भरोसे का डॉक्टर होता है यूजुअली उसको जाके पहली बात कह रहे होते हैं। सो डॉक्टर साहब, यही चीज़ को मैं कंटिन्यू करूँगी कि हमारे पास फिर ये भी होता है इन द लेटर स्टेप कि फिर जब आप किसी गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाते भी हैं अगर अपनी इनफर्टिलिटी के हवाले से, तो मैंने सुना है कि वो यूजुअली इंजेक्शंस दे देते हैं उनको, दीगर चीज़ें इस तरह की, पहले वो उन प्रोसेसेस से गुजरते हैं। तो बेहतर तरीका क्या है? क्या आप उसके पास जाएं, इन सारी चीज़ों को भी ट्राई आउट करें, उसके बाद आप सोचें कि जी कोई बड़ा प्रोसीजर कराना है, क्योंकि ये बड़ा प्रोसीजर लगता है? देखें, आपके तवज्जुह से और बहुत अच्छा ये प्रोग्राम आपने रखा पब्लिक के इंफॉर्मेशन के लिए। मैं समझता हूँ कि अब जो लोग हैं उनको ये समझना चाहिए जिनकी शादी हो रही है और वो इस प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं। अगर 1 साल हो गया और अगर वो बच्चे का डिज़ायर रखते हैं कि बच्चा हो जाए, तो 2 पैगाम मैं देना चाहूँगा। ज़रूर। एक तो 2 पैगाम आप कॉलर के बाद दे दें, या तो कॉलर वेट कर रहे हैं। जी ज़रूर। सही, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन है हमारे साथ? मोहम्मद एहसान। जी जी मोहम्मद हसन। जी, फरमाइए, क्या सवाल है? मैं मुल्तान से बात कर रहा हूँ, मोहम्मद हसन। मेरी शादी को ना 4 साल हो गए डॉक्टर साहब। अच्छा। तो टेस्ट भी सारे ठीक है, वाइफ के भी ठीक है, फिर भी नहीं हो रहा बच्चा। इसके हवाले से थोड़ी सी बात करनी थी। डॉक्टर साहब, कोई सवाल है? जी बिल्कुल, सवाल बहुत अच्छा है इनका। यही हम केस एक्चुअली डिस्कस कर रहे हैं। ऑन एयर बताएं, यानी इनको आपने कुछ पूछना तो नहीं है ना इनसे मजीद? नहीं, ये आपके सवाल का जवाब मैं जो बात कर रहा हूँ इसी के अंदर है। प्राइमरीली जो है ये देखना पड़ेगा इनके केस के अंदर कि इनकी वाइफ की एज क्या है, नंबर 1। नंबर 2, जो टेस्ट हुए हुए हैं वो कहाँ से हुए हुए हैं और कितने रिलायबल हैं, और किसने इनको ये कहा है कि सारी चीज़ें नॉर्मल एग्जिस्ट करती हैं। तो अब इसके लिए दरअसल स्पेशलाइज्ड सेंटर एग्जिस्ट करते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट मेडिकल सेंटर है। मुल्तान में भी हमारी ब्रांच मौजूद है और वहाँ का राब्ता आप बाद में ले लें, वहाँ पे आप जा सकते हैं और वो डायग्नोस करके कम से कम ये इस्टेब्लिश कर देंगे कि आपके लिए बेहतर रास्ता कौन सा है। वो डिपेंड करता है आपकी रिपोर्टों के ऊपर और आपकी वाइफ की एज के ऊपर कि कौन सी हम उसके अंदर से आपको एडवाइस देंगे कि कई तरीक़ेकार हैं जिससे मदद की जा सकती है। अगर उनसे आप गुज़र गए हैं
तो उसके मुताबिक फ़ैसला किया जाएगा। और अभी वो नहीं आपने काम किए, जैसे ओवल्यूशन इंडक्शन का एक प्रोसेस होता है, अगर आपकी वाइफ की ट्यूब्स से ठीक हैं, वो चीज़ें सही हैं, तो वो किया जा सकता है, IUI किया जा सकता है, और आगे इस तरह से चीज़ को लेके जा सकता है। अगर फिर भी नहीं है तो फिर आखिरी रिजॉर्ट के अंदर जो बेस्ट तरीका है जिसमें अच्छे रिजल्ट्स आते हैं वो है आपका IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक तो है। ये डिपेंड करेगा कि आपके पास ये तीनों ऑप्शंस हैं, लेकिन आपको मेरी एडवाइस ये है कि जो स्पेशलाइज्ड सेंटर हैं लाइक ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट मेडिकल सेंटर, जहाँ इसी काम के डॉक्टर बैठे हैं, वहाँ पे आप तशरीफ़ वहाँ ले जाके लें आप और करवाएं। आपकी ठीक है, कंसल्टेशन फ्री है। ठीक है। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी खतीजा, कैसी? जी जी खतीजा। मैडम मुझे आवाज़ समझ ही नहीं आ रही खतीजा, आवाज़ समझ नहीं आ रही। डॉक्टर सजाद हुसैन और डॉक्टर रबीना ताहिर के लिए थैंक यू, और आपके लिए भी स्पेशली इतना अच्छा प्रोग्राम हमारे लिए ऑर्गेनाइज किया, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक यू। प्रॉब्लम ये है कि मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं। जी 2 बेटियां हैं। बड़ी सही। बेटी की एज जो है वो 7 ईयर्स है और छोटी बेटी 4.5 ईयर की है। और मैं अब चाह रही हूँ कि मैं 3rd बेटी भी कंसीव करूँ, लेकिन सेवरल टाइम ट्राई किया, 2 साल हो गए हैं, लेकिन ऐसी कोई सूरत-ए-हाल है ना, वो ठीक है। बन नहीं पा रही। ठीक है खतीजा, एक ब्रेक आ गया है इस वक्त, हमें बात समझ आ गई। डॉक्टर साहिबा इसका जवाब दे देंगी। एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं, आपके सवाल का जवाब देते हैं, मजीद लोगों से बात करेंगे। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। हमारे साथ डॉक्टर सज्जाद मौजूद हैं, डॉक्टर रुबीना मौजूद हैं। हम इनफर्टिलिटी के हवाले से बात कर रहे हैं और इसको रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है, इसके हल कौन से मौजूद हैं, उसके हवाले से भी बात कर रहे हैं। एक और कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैम मैं गुजरावाला से बात कर रही हूँ। मैं खुद हेड नर्स हूँ। जी मेरे बेटे की शादी को 6 साल हो गए हैं। जी सारे टेस्ट करवा चुकी हूँ, सारे नॉर्मल ही बताते हैं, लेकिन जो है ना मेरी बहू वो जरा फैटी है। सारे कहते कि वेट लूज करें काफ़ी वेट लूज हुआ, लेकिन ठीक है। कुछ भी नहीं हुआ ना। प्लीज कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट हिस्टोसेल्फियोग्राफी करवाई, अरे वो थायराइड के टेस्ट भी करवाए, वो भी नॉर्मल है। ठीक है, ऑन एयर बात कर लेते हैं रेहाना साहिबा। पहले तो डॉक्टर साहिबा उनका जवाब दे दीजिए खतीजा का, जिनके बच्चे उन्होंने बताया 2 बच्चे हैं और अब वो 4.5 साल बाद कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं फॉर अ 3rd चाइल्ड, लेकिन मसला है। देखिए इनके थोड़े से इन्वेस्टिगेशंस जो हैं दोबारा कराने पड़ेंगे। 4 साल में बहुत कुछ चेंज हो जाता है, जैसे उन्होंने कहा ना कि 4 साल से ट्राई कर रहे हैं। तो यूजुअली जब सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हमारी ज़बान में ही कहलाती है कि पहले बच्चा हो गया और अब नहीं हो रहा है, तो उसमें हमने पहले तो इनके देखना होगा कि वक्त के साथ इनका वज़न तो नहीं बढ़ गया है, इनके एग्स हो सकता है कि मैच्योर होने कम हो गए और नहीं बन रहे। हस्बैंड के टेस्ट में भी वक्त के साथ तब्दीली आ सकती है। ट्यूब्स भी हो सकता है कि पिछली डिलीवरीज के दौरान इन्फेक्शन या इस तरह का कुछ हुआ हो तो ट्यूब्स बंद हो गई हों। तो ये सारे फैक्टर्स हमें दोबारा से इनके असेस करने पड़ेंगे और उसके बाद में इनको हम ट्रीटमेंट ऑफर कर सकते अच्छा, हैं। यूजुअली इस बात पे लोग कहते हैं कि 2 बच्चे तो मेरे हैं या 3 तो हैं, अब वो हस्बैंड कह रहे हैं कि मेरी टेस्ट की ज़रूरत थोड़ी है। हाँ, वो तो बीवी के भी हैं 2 बच्चे, तो दोनों को ही, या तो दोनों को टेस्ट की ज़रूरत ही है या दोनों को टेस्ट की ज़रूरत है ना, तो दोनों को ही देखना पड़ता है, दोनों तरफ प्रॉब्लम आती है। एक जो है ना, इनको भी जैसे मैं सजेस्ट करूंगी, मेरा फेसबुक पेज है डॉक्टर रुबीना ताहिर के नाम से ही, उस पर ये मुझे प्राइवेट मैसेज जो DM करते हैं ना, उसमें अपनी रिपोर्ट्स भेज दें। मैं यूजुअली ज़ाहिर ऑनलाइन हम ट्रीटमेंट तो नहीं दे सकते, लेकिन उसमें हम रिपोर्ट्स असेस करके मैं उनको ये बता सकती हूँ कि कहाँ प्रॉब्लम है या कौन सी रिपोर्ट्स इनकी नहीं हुई है ना, कौन से टेस्ट इनको कराने चाहिए ना, तो दिस मच वी कैन टेल। ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट कॉलर थी डॉक्टर साहब, उन्होंने वो कहा कि मैं खुद नर्स हूँ और अपनी बेटी या बहू के लिए कह रही थी कि 6 साल हो गए, उसकी औलाद नहीं है, वज़न ज़्यादा था, बहुत से टेस्ट कराए हैं, सब क्लियर है, थायराइड का भी करा लिया, वो भी क्लियर है, तो क्या सजेस्ट करेंगे आप इनको? देखें, मैं समझता हूँ कि मज़ीद उसके अंदर हिस्ट्री की ज़रूरत थी। जहाँ पे वज़न की बात आ जाती है तो सबसे पहले जो हमारा शक जाता है वो होता है पॉलीसिस्टिक ओवरी की तरफ। अच्छा। हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से बेसिक मेटाबॉलिक रेट भी स्लो हो जाता है और उसकी लीनियज तो खैर पीछे से आ रही होती है, फैमिली हिस्ट्री होती है डायबिटीज़ वगैरह की, और जिसकी वजह से उनके जो पूरा का पूरा सिस्टम है नेचुरल अंडे बनने का थ्रू मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिस वक्त ये अंडा बनता है हर लड़की का, तो बेसिकली इट इज़ फॉर फर्टिलाइजेशन कि बच्चा पैदा हो,
अगर वो नहीं होता तो जो बिस्तर तैयार होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, एक मेहमान आने का कि बच्चा वहाँ पे आएगा, तो वो माहवारी आती है और वो उसके अंदर बिस्तर ख़त्म हो जाता है क्योंकि प्रेगनेंसी नहीं हुई। सबसे पहले निशानी ये इनसे पूछना पड़ेगा कि इनकी लड़की को माहवारी रेगुलर आ रही है कि नहीं आ रही है, और इनके घर के अंदर किसी को डायबिटीज़ और इंसुलिन रेजिस्टेंट, ये सारे टेस्ट वगैरह कुछ अच्छा, करने ये भी प्रॉब्लम कर सकते हैं? जी जी जी, ये अच्छा। वेट पॉलीसिस्टिक ओवरी तो बहुत कॉमन है पाकिस्तान के अंदर, और ये वन ऑफ द मेजर इनफर्टिलिटी इशू है इन फीमेल साइड। और उसका ताल्लुक शुगर से भी है? हाँ, मतलब है कि उसकी जो हेरिडिटरी लिंकेजेस आप निकालते हैं और उसके हार्मोनल फैक्टर्स जिसकी वजह से उसके अंदर उसकी जो हार्मोनल बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है लड़की का, और उस बेचारी का खुद तो कोई कसूर नहीं होता, उसमें लाइफस्टाइल चेंजेस से ठीक कर सकती है, कुछ मदद ले सकती है, कुछ मेडिकल तरीक़ों से मदद की जाती है, मगर दे फेस द प्रॉब्लम एंड दे नीड टू बी ट्रीटेड। उनको चाहिए, मतलब है उनको ज़्यादा ज़रूरत है, तो इनका एक्सक्लूजन वहाँ पे हम कर सकते हैं। तो अब इसके ऊपर तो इतनी बात हो सकती है जी, फिलहाल। बाकी तो जाहिर है ऑब्वियसली जब कंसल्टेशन होंगी उसी के बाद ज़्यादा बताया जा सकता है। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुझे डॉक्टर बीना से बात करनी है। जी जी साइमा कीजिए बात। तो पूछना है, मुझे थायराइड है, दूसरे बेटे की पैदाइश के बाद मुझे थायराइड हो गया, तो अब 11 साल का बेटा हो गया। तो अब मैं प्रेगनेंसी की मेरे लिए कितनी मुश्किल होगी, अगर वैसे तो हुई नहीं मुझे, अगर मैं रब्ता डॉक्टर से तो मुझे मुश्किल क्या क्या आएगी। दोबारा सवाल कर लीजिए। आपका 11 साल का बेटा है, अब आप दोबारा चाह रही हैं औलाद? हाँ जी, मुझे थायराइड भी हो गया, हाइपर थायराइड। ठीक है, हाइपर थायराइड भी हो गया है, तो अब आप ये जानना चाहती हैं कि अगर आप कंसीव करेंगी तो मसाइल क्या होंगे? जी ठीक है, ऑन एयर बताते हैं साइमा जी। देखो, प्रेगनेंसी थायराइड का मसला जो है ना वो बहुत कॉमन है फीमेल्स में, और उसको ट्रीट किया जा सकता है। तो थायराइड का अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। थायराइड लेवल जब आपका कंट्रोल हो जाएगा तो फिर वो जो उसकी वजह से थायराइड जब गड़बड़ हो तो प्रेगनेंसी में रुकावट हो सकती है, लेकिन जब आप उसको करेक्ट कर लें तो उसके बाद में वो जो समझें जो रुकावट है वो हट जाती है और उसके बाद प्रेगनेंसी हो सकती है। 11 साल हो गए तो प्रॉबली थायराइड के अलावा भी कोई चीज़ कहीं गड़बड़ होगी, तो उसको भी देख लें। थायराइड का अगर अंडर कंट्रोल है तो फिर बाकी अपने हस्बैंड का टेस्ट दोबारा कराएं। लेकिन ये प्रेगनेंसी वगैरह इसमें ठीक रहती है, या थायराइड की वजह से मेरे ख्याल में उनको ऑलरेडी इतने इश्यूज हैं कि वो ये सोचती हैं कि कंसीव करूंगी तो न जाने सेहत कैसी होगी? देखिए, डॉक्टर असेस कर सकता है। यूजुअली थायराइड प्रॉब्लम्स जो हैं वो बाय प्रॉपर ट्रीटमेंट अंडर कंट्रोल लाए जा सकते हैं, और उसके साथ प्रेगनेंसी और कॉमन है। थायराइड अनकॉमन नहीं है, थायराइड का प्रॉब्लम ना काफ़ी कॉमन है। तो बाय ट्रीटमेंट उनको अंडर कंट्रोल लाया जा सकता है और उसके साथ प्रेगनेंसी की जा सकती है, और प्रेगनेंसी के रिजल्ट्स भी ठीक होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने जब आप गुफ्तगू फरमा रहे थे तो आपने बताया कि वो हम बॉडी के बाहर ये समझें फॉर्मुलेशन होती है, और उसके बाद दोबारा से ये जहाँ पर जो इसकी जगह है वहाँ उनको यूट्रस में रख दिया जाता है खातून के, और फिर प्रेगनेंसी कंटिन्यू होती है। उसमें भी लोग कहते हैं कि उसमें काफ़ी मिसकैरेजेस के चांसेस होते हैं, क्या ये सही है? जी बिल्कुल ये सही है। इसको हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आईवीएफ का जो ट्रीटमेंट है और उसके अंदर जो इनोवेशंस आगे हुई फ्यूचर के अंदर, पहले जो है डिश के अंदर एक छोड़ दिया जाता था 24 घंटे और अगले दिन चेक करते थे कि फर्टिलाइजेशन नेचुरल, इसको आईवीएफ कहते हैं। राइट। इसी के नाम से ये जन्म लिया कि जी डिश टेस्ट ट्यूब बेबी। अच्छा, उसके बाद अच्छा, टेस्ट ट्यूब और आईवीएफ इज द सेम थिंग? सेम थिंग। उसको मतलब है कि उर्दू के अंदर इस तरह से, मगर उसका जो सही समझने का तरीका है वो ये है कि जी शुरू के अंदर ये टेक्नोलॉजी इस तरह से आई थी। अब उसके अंदर उसको एनवायरनमेंट चाहिए, एक इंक्यूबेटर चाहिए, उस इंक्यूबेटर के अंदर वही टेम्परेचर चाहिए जो माँ के पेट में है, उसके बतन में है, उसको वही ऑक्सीजन चाहिए, वही कार्बन डाइऑक्साइड की रेशो चाहिए। तो आप एक आर्टिफिशियल बतन यूट्रस का एक एनवायरनमेंट पैदा कर रहे हैं एक इंक्यूबेटर के अंदर। अच्छा, अब आपने देखा हुआ क्या बाद में कि कुछ अरसे के बाद ये देखा कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। तो इसके ऊपर जो मेडिकल टीम थी
वो परेशान हुई कि भाई ये तो हमने सारा काम किया मगर ये फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। तो वहाँ से फोकस टर्न डाउन हुआ टूवर्ड्स कि ये स्पर्म इस एग के अंदर दाखिल क्यों नहीं हो सका, क्योंकि स्पर्म के हेड के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। तो वो एंटर होता है और उसका फिर वो एक रतूबत खारिज होती है जिससे उसकी टेल कट जाती है और हेड अंदर रह जाता है। तो यहाँ से ये उन्होंने देखा कि अच्छा फिर हम इस तरह करते हैं कि हम ये हेड जो है ख़ुद किसी नीडल से इस एग में डालते हैं। तो बड़ी फाइन नीडल पैदा की और उसके अंदर उसे सक किया हेड को, और हेड को फिर उसके अंदर डाल दिया और देखा तो फर्टिलाइजेशन हो गई। और फर्टिलाइजेशन हो गई, वो ट्रांसफ़र किया तो बच्चा भी हो गया। तो ये एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन ने जन्म लिया, ICSI। अच्छा, अब ये जो हमने देखा है, आपका सवाल था कि इसके अंदर मिसकैरेजेस वाला था। मिसकैरेजेस 20% के करीब, अच्छा 20% के करीब मिसकैरेजेस के चांसेस होते हैं। ठीक है, लेकिन उसको मैं फर्दर फर्दर आप बताइएगा। कॉलर भी हमारे साथ थे या अब हम ब्रेक पर चले जाएं? कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी फरमाइए, क्या सवाल है आपका कोमल? वालेकुम सलाम। मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि मुझे पीरियड का प्रॉब्लम है। ठीक है। कि मुझे पीरियड टाइम पे नहीं होते, यानी इनका साइकिल जो है वो ठीक तरह से नहीं होता। जब तक मेडिसिन लेती हूँ तो होते हैं। ठीक है। कोमल, आपकी एज कितनी है? 24। और आपको शुरू से इसी तरह हो रहा है या अभी रिसेंटली शुरू हुआ ये प्रॉब्लम? नहीं, मुझे स्टार्ट से ठीक था, दरमियान में आके ये मसला बना है। आपका वजन बढ़ा है? हाँ जी, इससे वेट गेन हुआ है। अच्छा, इस लोग कहते हैं इससे वेट गेन हुआ है। इससे ये शैतानी चरखा है, कहते हैं ना, शैतानी चरखा, एक चीज से दूसरी चीज वजन बढ़ने की वजह से। इस पे डॉक्टर साहिबा बात करेंगे। ब्रेक आ गया है इस वक्त। ब्रेक का मुझे बार बार कहा जा रहा है। ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और जितनी पेंडिंग चीजें हैं वो दोबारा आपको आपके सामने पेश करेंगे। वेलकम बैक। डॉक्टर रुबीना और डॉक्टर सज्जाद हमारे साथ मौजूद हैं और सवाल भी हमारे पास एक पेंडिंग है जिसमें हमारी लास्ट कॉलर ने कहा था कि वेट गेन, हाँ, पीरियड्स उनको रेगुलर नहीं आ रहे हैं और मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा था उनका वजन भी बढ़ रहा है ना, और 24 साल उनकी उम्र है। प्रॉबेबली इनको पॉलीसिस्टिक ओवरी है, जो सुन के लग रहा है ना, हमने इनको देखा नहीं है। तो उसमें होता क्या है कि एक नहीं शैतानी चरखा, जैसे मैंने कहा कि आपको पीरियड सही नहीं आ रहे हैं, पीसीओ, उसकी वजह से आपका वजन बढ़ रहा है, वजन बढ़ने की वजह से आपका पीसीओ और ख़राब हो रहा है। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को बढ़ाती चली जाती हैं। तो आपको इस साइकिल को तोड़ना होगा। आप अपना वजन कम करने की कोशिश करें। पीरियड्स के लिए आप कह रहे हो ना दवा लेकर के आ जाता है, इट्स ओके अगर दवा लेकर के भी आ जाता है ना, एज लॉन्ग एज आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, आप अपना से वजन कंट्रोल कर लो। कभी कभी पीसीओ के साथ ही होता है, चेहरे पे बाल निकल रहे होते हैं, एक्नी हो रही होती है। अगर इस तरह की चीज़ है तो फिर आप ज़रूर डॉक्टर के पास जा करके और उसको करेक्ट कराओ, क्योंकि वो जब स्किन एक दफ़ा ख़राब हो जाएगी वो फिर उसको बाद में ठीक करना बहुत मुश्किल होगा। सो यू बेटर टेक ट्रीटमेंट उसके लिए। लेकिन अगर जैसे प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो खाली दवा पर भी अगर पीरियड आ रहा है तो आप परेशान नहीं हो। पीसीओ के साथ पैदा होते हैं, साथ मरते हैं, लेकिन उसको कंट्रोल करके रखा जा सकता है। हम उसका टोटल इलाज नहीं कर सकते। टोटल इलाज सिर्फ ये होता है कि आप अपना वजन कम कर लो, तो उससे वो चीज़ें बहुत वरना पीसीओ इज ऑलवेज देयर, इट विल बी देयर, और वो कुछ नहीं बिगाड़ेगा आपका। आप बस उसको अंडर कंट्रोल रखिए तो वो सारा कुछ, उसके साथ प्रेगनेंसी भी हो सकती है, आप बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ भी गुजार सकते हैं, और उसकी वजह से आगे चल के जो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, अगर आप इसको कंट्रोल में रखें ना तो फिर आप वो भी रोक सकते हैं। सही। डॉक्टर साहब, इस पे कोई कमेंट करना चाहते हैं? और वो जो हमारी पिछली बात रह गई थी मिसकैरेज वाली, वो आप बताने लगे थे। जी, मेरा ख्याल है बिल्कुल डॉक्टर साहिबा ने बेहतरीन गाइडेंस दी है और यही इसका तरीक़ाकार है पॉलीसिस्टिक के मैनेजमेंट का। और उसके अंदर इसके यही जो पहले आपने सवाल किए थे जी कि ये जो ऐसे इदारे हैं तो उनका क्या रोल होता है, यही रोल होता है कि ये स्पेसिफिक टाइप की डिजीज़ हैं, इसके स्पेशलिस्ट वहाँ बैठे होते हैं, लिंकेज होता है, एंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट भी होता है, फिर अपने मैनेजमेंट के तरीक़े होते हैं। तो इन लड़कियों को ख़ास तौर पर बहुत प्रॉब्लम फेस करती हैं और इनको शादी के बाद ये और एक्यूट हो जाता है। इनके लिए बेहतर ये है कि ये अपने आप के ऊपर फ़ौरन तवज्जो दें और इसके लिए एक्सपर्ट ओपिनियन लें। मिस कैरेज का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो ये मैं इसको इस तरह से थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूँगा
मुख्तसरन कीजिएगा, कॉलर भी वेट करें। अच्छा, मैं मुख्तसरन ये अर्ज़ करता हूँ कि जो नेचर है, नेचर वांट्स हेल्थी बेबीज़, हेल्थी। राइट। अच्छा, तो मिस कैरिज का बहुत बड़ा ताल्लुक जो है एबनॉर्मल एम्ब्रियो से होता है। राइट। और जो एबनॉर्मल एम्ब्रियोज होते हैं वो नेचर एक्सेप्ट नहीं करती। बाज़ फैक्टर्स होते हैं जो बाज़ लड़कियों के अंदर मिस कैरिजेस को प्रमोट करते हैं, वो उनके डिटेक्ट किए जा सकते हैं और उनको ठीक किया जा सकता है। लेकिन जनरली अभी जो है दुनिया के अंदर आईवीएफ के अंदर इस टेक्नोलॉजी के अंदर जो ART हम कहते हैं इसको बुनियादी तौर पर, जो इसका तरीक़ाकार है वो एडवांस वर्ल्ड के अंदर तो सिर्फ नॉर्मल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है और वो PGS के ज़रिए, PGTA के ज़रिए, मतलब है कि डायग्नोस करके कि ये एम्ब्रियो बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ट्रांसफ़र करते हैं और उसके रिज़ल्ट्स तकरीबन 80% हैं। 80% है। मिस कैरिज रेट भी उसके अंदर ड्रॉप होके 5% तक चला जाता है। ठीक है, कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी जी, मैं डॉक्टर रुबीना से बात करना चाहती हूँ। जी जी, फातिमा कीजिए बात। जी, मेरी ना 8 साल की बेटी हो गई है। मैंने काफ़ी डॉक्टर से इलाज कराया है, वो कहते हैं कोई मसला वगैरह नहीं है। तो मेरी दोबारा प्रेगनेंसी नहीं हो रही। 3 साल शादी के बाद हुई थी। अब मेरा इतना वेट भी नहीं है। मेरी हाइट तकरीबन 5'6" है, 5 और मेरा ना वेट भी इतना नहीं है, 61 kg। तो आप दोनों हस्बैंड वाइफ के दोबारा सारे टेस्ट हुए हैं? जी, मेरे दोबारा मुकम्मल टेस्ट हो गए। और हस्बैंड के भी? टेस्टों में भी जी हस्बैंड भी हुए। आपका ट्यूब का टेस्ट भी हुआ है? ट्यूब का टेस्ट जो कहलाता है स्टेरोसल्पिंगोग्राम या कोई भी दूसरे तरीके से? वो नहीं हुआ। वो नहीं हुआ है ना, तो देखो वो होना है। सारे टेस्ट नहीं हुए ना आपके। हमें बहुत सारे टेस्ट नहीं चाहिए होते, हमें टोटल 3 टेस्ट चाहिए होते हैं। एक आपके शौहर का टीवी से सुन लीजिए, टीवी से सुनिए। थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। एक हमें हस्बैंड का टेस्ट चाहिए होता है, सीमेन एनालिसिस। दूसरा हमें वाइफ का ट्यूब का टेस्ट चाहिए होता है, खासतौर से जब इतने सारे साल गुजर गए हो ना, तो उसको देखना बहुत ज़रूरी होता है। तीसरा हमें एक टेस्ट चाहिए होता है जो हमें ये कंफर्म करे कि इनका एग बन रहा है नहीं बन रहा। यूजुअली हम माहवारी के 21वें दिन पर एक ब्लड का टेस्ट होता है सीरम प्रोजेस्टेरोन के नाम से, हम वो करा लेते हैं। वो हमें एक काइंड ऑफ आइडिया दे देता है कि एग बन रहा है नहीं बन रहा। ज़्यादा एडवांस केसेस में हम ये कर सकते हैं कि अगर आप डॉक्टर तक एक्सेस है और आप जा रहे हैं तो हम उसमें अल्ट्रासाउंड पर एग को फॉलो करते हैं और देखते हैं कि एग बना या नहीं बना, और बना तो फिर फटा या नहीं फटा। तो इस तरह करके उसको देखा जा सकता है। तो बेसिकली बहुत 50-60 टेस्ट नहीं चाहिए हमें, सिर्फ ये 3 टेस्ट चाहिए। और मैं पेशेंट्स को यूजुअली यही कहती हूँ कि सिर्फ जब वो कहते हैं ना हमारे सारे टेस्ट चाहिए, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है ये हुआ या नहीं हुआ। जैसे इन्होंने कहा ना कि नहीं हुआ, तो जो एक बहुत ही बेसिक मेन एक एरिया है वो हमने इग्नोर कर दिया। हाँ, कवर ही नहीं हुआ। कॉलर एक और हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। और ठीक है, सो विद दैट टाइम यहाँ पर हमारा मुकम्मल हो गया है सेगमेंट का। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रुबीना, थैंक यू डॉक्टर सज्जाद। और जाहिर है ये ऐसा टॉपिक है कि इसके बारे में कॉलर्स भी बहुत हैं और बातें भी बहुत हैं जो की जा सकती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम उसे भी कवर करने की कोशिश करेंगे। आप सब अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए, और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको दी जाती है इसके बारे में सोचिए और न्यूट्रल होकर सोचिए। अपनी सेहत, अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले हर तरीके से, अब तो बहुत सी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, उसको सोचिए, उसको समझिए, और अगर आपके दिल को लगती है तो ज़रूर अपना इलाज करवाइए, ताख़ीर मत कीजिए। अपना ख्याल रखें, फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।